आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 5 से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बिहार में लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक तालाबंदी, बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे, कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे, जरूरी सेवा को छोड़ सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर बेवजह आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, लेकिन डीजे और बारात जुलूस पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ जरूरी चीजों के लिए छूट भी दी है, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस के ऑफिस खुले रहेंगे। बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और डाक विभाग के ऑफिस भी खुले रहेंगे। दवा दुकान, नर्सिंग होम, मेडिकल लैब खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाएं, खाद्य सामग्री और सब्जी की दुकानें खुले रहेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दरअसल राज्य में लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। यही नहीं, आईएमए और व्यापारिक संगठनों ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, ताकि कोरोना के कहर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से 15 तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और सरकार के फैसले का जहां बीजेपी, जेडीयू के नेताओं ने स्वागत किया, तो हम और जाप के नेताओं ने फैसले से अपनी खुशी नहीं जताई, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कुछ सवाल उठाते हुए फैसले को जरूरी बताया। मार्च तक बिहार में हालात ठीक ठाक थे। ना तो लोगों में कोरोना का खौफ था, ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखती थी। सरकार निश्चिंत थी और लोग लापरवाह। नतीजा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता गया और आखिर में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। सरकार ने 5 मई से 15 तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। सरकार के फैसले का बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने स्वागत किया है। हम संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के नागरिक निश्चित तौर पे इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, कोरोना के चेन को तोड़ेंगे और कोरोना के चेन को तोड़ने के बाद बिहार और स्वस्थ होकर निकलेगा। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये कहते हुए कि ये देर से उठाया हुआ कदम है। फैसला पहले लिए होते तो मेरा मानना है कि बर्बादी इस स्तर पर नहीं होती, ना ही इतनी भयावह स्थिति बिहार की होती जो आज है। अब एकमात्र ही रास्ता बचा था लॉकडाउन का, वो सरकार को लगाना पड़ा
लेकिन इससे जो गरीब प्रभावित होंगे उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। राज्य में लॉकडाउन के फैसले से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता खुश नहीं दिख रहे। लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की है। लॉकडाउन आपके पाप और कुकर्म को ढकने का भी एक माध्यम है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था। तब राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए और 4 मार्च होते होते राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,07,667 हो गई। आखिरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले का असर दिखेगा। न्यूज 18 पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच में फिर से गोलीबारी की घटना हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर थर्रा गया। आपसी रंजिश में कैंपस में ही तीसरी बार फायरिंग हुई है। दोपहर में गोली मारकर युवक को घायल किया गया था और बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की है। एक महिला और पुलिसकर्मी को ये गोली लगी। पुलिस छावनी में पीएमसीएच परिसर तब्दील है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, पीएमसीएच में एक बार फिर से गोलीबारी की खबर और बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की है, जिसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और पूरा पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा परिसर, वहां मौजूद लोग, इलाज करा रहे लोग, उनके परिजन सभी दहशत में आ गए कि हो क्या रहा है। और दोपहर में गोली मारकर युवक को घायल किया गया था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी हमला किया है। एक महिला और पुलिसकर्मी को गोली लगी है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में पूरा परिसर, पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील है। पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी जो पीएमसीएच में इलाज करा रहे लोग हैं या फिर जिन लोगों के मरीज अंदर भर्ती हैं, वो डरे हुए हैं। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अभी तक पुलिस को यह गुत्थी समझ में आई कि किसने हमला किया और बदले की कार्रवाई किसने की? आज पीएमसीएच में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोपहर में एक युवक को गोली मार दी गई थी और अभी से थोड़ी देर पहले एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बातों पर यकीन करें तो कमरों की फायरिंग हुई है और ये काटाबाद है जहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहा है। यहाँ पर और कोई जानकारी मिली इसके साथ बातचीत है। 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है। एक पुरुष है और एक महिला है जिन्हें अभी इमरजेंसी में भेजा है। यानी पीएमसीएच कैंपस में आज 3 लोगों को गोली लगी है और ये इमरजेंसी में भेजा है। यानी पीएमसीएच कैंपस में आज 3 लोगों को गोली लगी है और ये हाल तब है जब पीएमसीएच में कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग एक दूसरे गम में डूबे हुए हैं। लेकिन जो अभी बात सामने आई है, एम्बुलेंस को के भाड़ा को लेकर एक विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जो गार्ड है और जो दूसरे लोग ये बता रहे हैं और पूरे कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, देखिए यहाँ पर पुलिस की जीप लगी हुई है। इसके अलावा ठीक इसके बगल में दूसरी जीप है और कई पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर, स्पेशल फोर्स के भी जो जवान हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। कई थानों की पुलिस टीम को बुलाई गई है और पुलिस जो है वो छापेमारी भी कर रही है। क्योंकि अप्रत्याशित घटना है, यह घटना उस वक्त घटी है जो पटना के डीएम और एसएसपी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में भाग ले रहे थे और वहीं पर तिरबहुर जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसके थानाध्यक्ष, टाउन डीएसपी और दूसरे जो थानाध्यक्ष थे वो मौजूद थे उस मीटिंग में। उसके बाद मीटिंग छोड़कर ये लोग आए हैं। छापेमारी चल रही है। जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए लगातार। संजय, ठीक है, बड़े अधिकारी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या इस प्रीमाइसेस में, इस परिसर में पुलिस की व्यवस्था नहीं होती तो जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए टीओपी बगल में तिरबहुर थाने का टीओपी है। पीएमसीएच कैंपस के लिए टीओपी भी बनाया गया है, लेकिन पुलिस का शायद खौफ नहीं है, तभी तो यहाँ से 5 कदम की दूरी पर टीओपी है और वहाँ पर हर वक्त पुलिस की तैनाती होती है। उसके बावजूद ये हाल है पीएमसीएच का। तो पीएमसीएच क्या वाकई में पीएमसीएच में गुंडा राज चलता है?
देखिए लगातार कई खबरें चली कि यहाँ पर कई नेक्सस है, कई जो यहाँ पर संगठित लोग हैं वो कई तरह से यहाँ पर जाने वाले मरीजों का भयादोहन करते हैं, शोषण करते हैं और उनका सीधा संबंध अपराध जगत से भी होता है और ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह की हिमाकत करने से वो गुरेज नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का भी खौफ उनमें नहीं है, तभी इस तरह की बड़ी घटना जो है। अब क्या पटना पुलिस ये पता लगा पाई है कि जिन्होंने हमला किया कौन थे ये लोग, उनके बारे में कोई सुराग अभी तक मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर पीएमसीएच के जो लोग हैं और जो गार्ड हैं उनसे बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों की। उसके बाद अभी से यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो एक क्वार्टर है वहाँ पर पुलिस की छापेमारी चल रही है और पुलिस अधिकारी जो है अभी फिलहाल अपने को छापेमारी में व्यस्त होने का दावा कर रहे हैं, फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। वो देखना होगा जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई अगर किया गया तो उसकी गिरफ्तारी कैसे संभव। आपने कहा कि 5 कदम की दूरी पर टीओपी है, जरा हम उस तरफ अपना कैमरा ले आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, संभव है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा पर्सन अजय अगर संभव हो तो उठाएं। तो यहाँ पर आप देखिए ठीक यहाँ पर टाटा वार्ड है, हमारे सामने टाटा वार्ड है, टाटा वार्ड के ठीक बगल में टीओपी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और फायरिंग हो रही होगी तो बिल्कुल टीओपी में कई पुलिस अधिकारी रहते हैं, कई पुलिसकर्मी रहते हैं, शायद उनका खौफ नहीं रहता है और यही कारण है कि इस तरीके से असामाजिक तत्व हों या गुंडा तत्व हों इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बताइए पीएमसीएच में कैसा माहौल है, कोविड मरीज भर्ती हैं, अटेंडेंट भर्ती हैं और वहाँ पर इस तरीके से अगर असामाजिक तत्व अपने करतूतों को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। डीएम एसपी साहब मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधी जो है उनका मनोबल किस कदर बढ़ गया। क्या एक्शन अभी तक हुआ है संजय, एक्शन क्या हुआ है? चलिए उनकी मीटिंग तो खत्म नहीं हुई होगी लेकिन जिनकी तैनाती थी, जिस टीओपी के अंदर उनकी तैनाती थी, क्या एक्शन हुआ? देखिए छापेमारी चल रही है, एक्शन की बात अभी नहीं है, प्रायोरिटीज बात की है कि जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए क्योंकि बड़ी घटना घट गई है। एक माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं, तमाम लोग हैं और पीएमसीएच में क्या हालात है ये किसी से छिपा हुआ नहीं इस कोरोना काल में। तो फिलहाल पुलिस जो है सिचुएशन को टैकल करने में लगी है। पुलिस छावनी में जरूर तब्दील कर दिया गया, कई थानों की पुलिस टीम, कई अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि पहले माहौल को शांत किया जाए और जो आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जिप्सी वहां पर दिखती है, हमने कैमरे में देखा संजय, हम जरा दिखाना चाहेंगे दर्शकों को भी कि देखिए वहां पर क्या इंतजाम है और आनंद फानन में वहां जिप्सी तो पटना पुलिस की नजर आती है लेकिन वहां कोई मौजूद है जो बता पाएंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है और अब क्यों जागे हैं जब घटना हो चुकी? देखिए जो सीनियर ऑफिसर है वो एसएसपी की छोड़ दे तो वो मीटिंग में है, लेकिन बाकी के जो सीनियर ऑफिसर सीटीएसपी सेंटर जिनका जुडिक्शन है उनको मैंने 5 बार कम से कम फोन लगाया, एक बार भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई फोन उठाने की। पिरबहर थाना अध्यक्ष रिजवान अहमद वो फोन नहीं उठा रहे हैं, टाउन डीएसपी का भी यही हाल है। फिलहाल वो अपने को व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं और कहना है कि अभी छापेमारी चल रही है और जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ना प्रायोरिटी है। देखना प्रायोरिटी इस बात की है तो कब तक पकड़ा जाता है यही सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है आप फोन नहीं पिक कर रहे हैं, वस्तु स्थिति जो वो नहीं बता रहे हैं और ये जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं जरा इनसे बातचीत हो पाएगी, बता पाएंगे क्या हो रहा है अभी फिलहाल, या फिर जिप्सी लगाकर सभी लोग फिर मीटिंग में जुट गए हैं? देखिए कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर आपको दिखाएं हम कई पुलिस अफसर जो हैं वो हैं वहाँ पर जरूर है, सब इंस्पेक्टर जो हैं वो अभी वहाँ जाने में असमर्थ हो चुकी, ट्राइपोड पे कैमरा है और लाइव व्यू भी है, थोड़ी परेशानी है अभी। लेकिन मैंने इनसे बात की है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहा। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो अधिकारियों का इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि वो यहाँ आ जाए तो हम लोग आकर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ बताने को तैयार नहीं है। मतलब ये है संजय कि जब संजय एक छोटी सी बात पर यहाँ फायरिंग हो जाती है, एक छोटी सी बात पर यहाँ खून बहाया जाता है, तब तो यहां डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी के परिजन अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तो यह गुस्सा फूट पड़ेगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी और फायरिंग अंदर तक पहुंचेगी, खून खराबा होगा, डॉक्टर निशाने पर आएंगे। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि अगर पुलिस प्रॉम्प्ट रहती, अपने दायित्व को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मुस्तैद रहती, एक्टिव रहती, तो शायद एनएमसीएच में भी जो घटना हुई है वो नहीं होती।
तो पुलिस की अपनी कार्यशैली और पुलिस अपनी कार्यशैली से सुधर जाए, ये मुमकिन नहीं लगता। जिप्सी से सट कर वोट लेकर जो खड़े हैं पुलिसकर्मी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे अगर इनके सामने अभी भी धाएं धाएं हो जाए। सबसे पहले खुद को बचाएंगे, उसके बाद वोट में अपनी राइफल को रखेंगे, तब सोचेंगे कि ऑर्डर आया कि नहीं। आप देखिए यहां पर जो स्थिति है, संजय में दिखा पा रहे हैं, यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती अभी की गई है और कुल मिलाकर अभी जो 4 से 5 या फिर 10 जवान यहां पर दिख रहे हैं, यह घटना के बाद की तस्वीर है। और ऐसे में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें किसी की जान चली जाए तो पहले आरोपी के पीछे पूरी गाड़ी लगा दी जाएगी और उसके बाद यह कहा जाएगा कि वो प्राथमिकता में है। यानी कि सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता यह है कि घटना हो जाए और उसके बाद अपराधियों के पीछे हमारी पुलिस लग जाए, जो बिल्कुल गलत है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच पे दोपहर में फायरिंग हुई, कुछ ऐसे निशान है जिसे हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। पीएमसीएच में शाम को फिर से जो गोलीबारी हुई, 2 जगहों की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और परिसर की तस्वीरें हैं और दोनों 2 समय की हैं। एक दोपहर की तस्वीर है, एक शाम की तस्वीर है। अंतर बस इतना है कि पहली तस्वीर में पुलिस नजर नहीं आती, दूसरी तस्वीर में पुलिस और उनकी गाड़ी नजर आती है। लेकिन डरे हुए माहौल में, सहमे भरे माहौल में जो मरीज के जो परिजन हैं, जो दिखाने दूर दराज के इलाकों से आए हैं, उनमें डर व्याप्त है कि पता नहीं अब कब गोली चल जाए। तो जो हालात बन रहे हैं उसमें इलाज कराना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पटना के सबसे बड़े, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में गोली चलती है और अभी तक यह नहीं पता लगा पाया कि आखिर किसने गोली चलाई, किन कारण से चलाई और वो लोग कौन थे जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वहां पुलिस की पिकेट है और बावजूद इसके गोलियां चलती हैं। तो बिहार में जैसे लॉकडाउन लगाने की घोषणा हुई है, कई दुकानों में लोगों की भीड़ जुट गई। यह भी तस्वीर हम आपके सामने रखने वाले हैं। कैसे खरीदारी करने के लिए लोग घर से कूच कर गए कि ज्यादा से ज्यादा सामान घर तक पहुंचा ले आया जाए ताकि 10 दिन तक नहीं निकलना पड़े और लॉकडाउन के दौरान वो सुरक्षित अपने घरों में रहें। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही पटना के बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी। जैसे ही लोगों को खबर मिली, जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोग घर से निकल पड़े। ये नजारा है एसके पुरी के एक डिपार्टमेंटल स्टोर का, जहां खड़े लोग लॉकडाउन से पहले हर जरूरत का सामान खरीद लेना चाहते हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना पड़े। दरअसल बिहार में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर राजधानी पटना बन चुका है। सरकार के लिए पटना चिंता का विषय बन चुका है। रोजाना कोरोना के सबसे अधिक केस पटना से ही आ रहे हैं। दिनचर्या का वो खरीद लेना चाहता हूँ। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की, जहाँ पे लोग खरीदारी करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं और काफी मात्रा में सामान खरीदा जा रहा है। तो आप समझिए कि क्योंकि हर की कोशिश होती है कि इस 10 दिनों के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा सामान घर में स्टोर हो जाए ताकि किसी चीज की दिक्कत न हो और घरों से कम निकलना पड़े। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो लॉकडाउन की घोषणा होते ही पटना के मार्केट में लोगों की भीड़ निकलनी शुरू हो गई और लोग सामान की खरीदारी करने के लिए दुकान पहुंच गए। एक बड़े सब्जी और फल मार्केट जगदेव पथ में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ये नजारा है पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी और फल मंडी का, जहां लॉकडाउन से पहले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दुकान, ठेला, खोमचों पर लोग टूट पड़े। हर कोई आज ही जरूरी सामान से अपनी झोली भर लेना चाहता है। दरअसल कल से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइंस में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग सब्जी, फल वगैरह की खरीदारी कर सकेंगे। मतलब अब फल सब्जी की दुकानें महज 4 घंटे के लिए ही खुलेंगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ सब्जी मंडी की तस्वीर, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सब्जी की खरीदारी या फिर फल की खरीदारी करने निकल पड़े हैं। जाहिर सी बात है, कल के बाद जब लॉकडाउन लगेगा तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के समय अंतराल में ही आप सब्जी, फल वगैरह या फिर जरूरी सामान उसकी खरीदारी कर सकते हैं। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जगदेव पथ की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खरीदारी कर लेना चाहते हैं। और बात करेंगे रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के उस अस्पताल के शुभारंभ की, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का
फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। और आपको बताएं कि बीते बुधवार को ही मुख्यमंत्री ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी से बात की थी और कोरोना संकट से निपटने के लिए जामनगर में 1000 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसमें से ये 400 बेड वाले अस्पताल की शुरुआत हो गई। बाकी के 600 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था भी जल्द से जल्द किए जाने की उम्मीद है। और चलिए देखते हैं RIL की तरफ से जामनगर में तैयार किया गया अस्पताल आखिर कहां है और कैसी है वहां की व्यवस्था। कोरोना की विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज CM विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।